हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण। ठीक है, मैं अरस्तु के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि अरस्तु ने एक बुक लिखी थी, कौन सी? पॉलिटिक्स। ठीक है, एक पॉलिटिक्स नाम की बुक लिखी थी। बुक तो क्या लिखी थी, और पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट बुक है इसकी। ठीक है, जब उसने ये बुक लिखी थी तो इस बुक को लिखने से पहले उसने यूनान में ही 158 संविधानों का अध्ययन किया था। उन्हें लिखने के बाद उन्हें स्टडी करने के बाद उसने एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स। और इस बुक में ही, पॉलिटिक्स में ही, इसके थर्ड पार्ट में उसने संविधानों के वर्गीकरण को दर्शाया है। इसने संविधान का वर्गीकरण कहा है। सेवाइन ने तो ये यहाँ तक कहा है कि अरस्तु ने ही सबसे पहले संविधानों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो हम अरस्तु के शब्दों में पहले संविधान का मतलब समझ लेते हैं। हो सकता है कि आज के जो संदर्भ में संविधान है उसका मतलब और अरस्तु के टाइम के संविधान का मतलब कुछ और हो। देखिए, मैंने यहाँ पे अर्थ मेंशन कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि अरस्तु ग्रीक भाषा में जो ये पॉलिटिया है, इस शब्द का इस्तेमाल करता है संविधान के लिए। इसके लिए संविधान के लिए पॉलिटिया शब्द का इस्तेमाल करता है। ये पॉलिटिया है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब हम इसके अर्थ की बात करते हैं, हम अरस्तु के संविधान के अर्थ की बात करते हैं, तो यहां हमें समझना होगा कि वो इसकी क्या परिभाषा निकालता है। वह कहता है कि संविधान राज्य का ऐसा संगठन है, संविधान राज्य का ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतः राज्य के पदों के, ध्यान रखना क्या कह रहा है कि जिसका संबंध, एक ऐसा संगठन है संविधान जिसका संबंध किससे है? राज्य के पदों के निर्धारण से। यानी कि राज्य में कौन सा पद किसे मिलेगा, राज्य का कौन सा पद, विशेषकर सर्वोच्च पद किसे मिलेगा, इसके बारे में बताता है क्या संविधान। तो हम इस परिभाषा से मोटा मोटी कुछ बातें चेक कर सकते हैं। जैसे कि संविधान सबसे पहले तो यही बात बताएगा कि राजा कौन होगा, यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट किसे मिलेगी। उसके बाद ये भी बताता है कि राजा और प्रजा का संबंध किस प्रकार का होगा। इसके साथ ही वह यह भी बता देता है कि राजा और प्रजा के कर्तव्य किस प्रकार के होंगे। और वह यह भी बता सकता है कि कौन से पद जो सर्वोच्च होंगे, आई मीन कौन सा पद किसी भी राज्य में सर्वोच्च होगा और उस पर कौन सा व्यक्ति आसीन हो सकता है। इस प्रकार की कुछ चीजें संविधान बताता है। लेकिन आज का जो संविधान है वो किसी भी देश या संस्था को चलाने के लिए जो सर्वोच्च नियम होते हैं उनका उल्लेख करता है, और साथ ही साथ कोई भी संविधानवाद की भावना के अकॉर्डिंग जो बना हो वो शासन को सीमित करने के लिए भी होता है। तो आज के संदर्भ में, प्लेटो के संदर्भ में उनकी परिभाषा थोड़ी अलग हो सकती है, परंतु फिर भी उस टाइम भी उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि सर्वोच्च पद किसे मिलेगा शासन का, ये तय संविधान करता है। और आज भी हम इस बात को संविधान में तय करते हैं कि जो आज भी शासन का जो सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उसकी पावर्स कैसे क्या होंगी, उसमें कौन बैठेगा और उनकी क्या क्या शक्तियां होंगी। ठीक है, तो ये जो था उसकी परिभाषा और अर्थ से रिलेटेड कि संविधान का क्या मतलब होता है अकॉर्डिंग टू अरस्तु। अरस्तु ने संविधान का क्या मतलब निकाला है। अब हम इसके संविधानों के वर्गीकरण पर जाएंगे तो हम इसको और डिटेल से समझ पाएंगे कि वो संविधान को एक्चुअली कहता क्या है। देखिए, किस पे जाएंगे? संविधान के वर्गीकरण पे। उसने जो वर्गीकरण किया है, इस बुक में अपनी पॉलिटिक्स में संविधानों का जो वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण में जाएंगे। तो उस वर्गीकरण को करने का, संविधानों का वर्गीकरण उसने किस आधार पर कराया? उसने दो आधार दिए हैं। मैं दो आधारों पर संविधानों का वर्गीकरण कर रहा हूं।
और वो कौन से दो आधार है? वो आधार है संख्या के आधार पर और लक्ष्य एवं उद्देश्यों के आधार पर। यानी कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर उसने संविधानों को बांटा है। यानी कि ऐसे संविधान, यानी कि सभी संविधान जिनमें व्यक्ति शासन करेंगे या कई व्यक्ति शासन करेंगे, इस आधार पर बांट दिया है कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, इस आधार पर बांट दिया है। ठीक है, और दूसरा बांट दिया है कि शासन के लक्ष्य या उद्देश्य क्या होंगे। पहला बांट दिया है कि शासन की संख्या कितनी होगी, शासकों की। ठीक है, पहला किसके आधार पर बांट दिया है? शासकों की संख्या कितनी होगी। और दूसरा किसके आधार पर बांट दिया है कि शासन के लक्ष्य या उद्देश्य क्या होंगे। देखिए, शासन के आधार पर, संख्या के आधार पर, शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर अरस्तु संविधानों को 3 भागों में बांटता है। पहला, एक व्यक्ति का शासन, दूसरा कुछ व्यक्तियों का शासन, और तीसरा अनेक व्यक्तियों का शासन, बहुत सारे व्यक्तियों का शासन। ठीक है, एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और अनेक व्यक्तियों का शासन। और उनके लक्ष्य क्या होंगे? वो उन लक्ष्यों को लक्ष्य जो उद्देश्य होते हैं ना, उनके 2 रूप बता के चलता है। कहता है कि देखो, एक व्यक्ति का जो शासन होगा ना, उसका लक्ष्य क्या होगा? एक व्यक्ति के शासन का लक्ष्य या उद्देश्य क्या होगा? वो कहता है कि देखिए, इसके 2 रूप हो सकते हैं, शुद्ध रूप या अशुद्ध रूप। यानी कि लक्ष्य, 2 प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं। जो उसके लक्ष्य है ना, उसके वो शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। वह कहता है कि एक व्यक्ति का शासन अगर शुद्ध रूप में है तो राजतंत्र की स्थापना होती है। अगर एक व्यक्ति का शासन अशुद्ध रूप में है तो निरंकुश तंत्र की स्थापना होती है। क्यों? इसे शुद्ध रूप क्यों कहा है? इसे शुद्ध रूप इसलिए क्या है राजतंत्र को, क्योंकि वो कहता है कि राजतंत्र में राजा जनता की भलाई के लिए कार्य करता है, अपने निहित स्वार्थों के लिए नहीं। परंतु अशुद्ध रूप, निरंकुश तंत्र को अशुद्ध रूप इसलिए कहता है क्योंकि इसमें राजा निरंकुश हो जाता है और वह अपने स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में जनता के हित को दरकिनार कर देता है। इसलिए यह राजतंत्र का क्या हो जाता है? अशुद्ध रूप हो जाता है, निरंकुश तंत्र। दूसरा कहता है कि कुछ व्यक्तियों का शासन भी हो सकता है। दूसरा संविधान किस प्रकार का हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों का शासन हो जिस संविधान में, तो वो कहता है कि कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र में होता है और इसका लक्ष्य होता है जनता की भलाई। इसलिए क्या है? शुद्ध रूप। और यानी कि कुछ लोग यहाँ पर जो शासन करते हैं वो लोग जनता की भलाई के लिए शासन करते हैं, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जब ये कुलीन तंत्र कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र में। ये कब कन्वर्ट होता है वर्ग तंत्र और धनिक तंत्र में? जब कुलीन तंत्र के लोग सिर्फ अपने संपूर्ण जनता के लिए नहीं, सिर्फ अपने वर्ग के लिए, अपनी कास्ट, अपने समुदाय, अपने वर्ग के लिए सिर्फ नियम कानून बनाए या शासन करें उनके फायदे के लिए, या वह भ्रष्ट हो जाए, कुलीन तंत्र के लोग भ्रष्ट हो जाएं, सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करने लगे, तब ये वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है। कुलीन तंत्र शुद्ध रूप में माना जाएगा और चूंकि ये भ्रष्ट रूप है इसका, इसलिए अशुद्ध रूप माना जाएगा, या इसको ये भी कह सकते हैं भ्रष्ट रूप, अशुद्ध रूप या भ्रष्ट रूप। ठीक है। तीसरा कहता है कि तीसरा संविधान ऐसा हो सकता है जिसमें अनेक व्यक्तियों का शासन हो। पहला संविधान ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति का शासन, और दूसरा संविधान ऐसा हो सकता है जिसमें कुछ व्यक्तियों का शासन, और तीसरा संविधान ऐसा हो सकता है कि इसमें अनेक व्यक्तियों का शासन हो। अनेक व्यक्तियों का शासन पाया जाता है बहुप्रजातंत्र में, अकॉर्डिंग टू अरस्तु। बहुप्रजातंत्र को उसने क्या कहा है? उसने पॉलिटी कहा है, पॉलिटी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसको हम बहुप्रजातंत्र क्या देते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे लोगों का शासन होता है और वह जनता की भलाई के लिए कार्य करता है, लेकिन ये शासन कुछ दिनों बाद अव्यवस्था में बदल जाता है। इस शासन व्यवस्था में कई कुछ दिनों बाद अव्यवस्था आ जाती है, जिसकी वजह से इसमें कन्वर्ट हो जाता है लोकतंत्र या भीड़ तंत्र में।
और लोकतंत्र या भीड़ तंत्र में एक अराजकता का माहौल होता है। अराजकता मतलब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राव, कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, एक अव्यवस्था हो रखी है, कोई व्यवस्था ही नहीं है उस जगह पे, कोई नियम कानूनों को मानने के लिए तैयार नहीं है, सबके अपने अपने नियम कानून अलग अलग है। तो ऐसी व्यवस्था में भी अराजकता आ जाती है और अव्यवस्था में लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से भ्रष्ट रूप है इसका शासन का। तो वो कहता है कि देखो संविधानों को दो आधार पर बांटता है, शासन करने वाले शासकों की संख्या के आधार पर और शासन के लक्ष्य और उद्देश्य के आधार पर। शासन की संख्या के आधार पर तो वह 3 भागों में बांट देता है कि एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और अनेक व्यक्तियों का शासन। और लक्ष्य उद्देश्य के आधार पर वह 2 भागों में रखता है। कहता है कि एक तो शुद्ध रूप और दूसरा अशुद्ध या भ्रष्ट रूप। शुद्ध रूप में राजतंत्र होता है तो जनता की भलाई होती है, अगर वो अशुद्ध हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है तो निरंकुश तंत्र बन जाता है जिसमें जनता की भलाई नहीं होती, जनता के हक अत्याचार किए जाते हैं। इसी प्रकार से कुलीन तंत्र है जो वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रकार से बहुप्रजातंत्र है जो लोकतंत्र या भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं इसका अरस्तु के संविधानों का परिवर्तन चक्र। इसको मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं, एक बार एक चक्र बना के इसका। ठीक है, संविधानों का परिवर्तन चक्र किसका? संविधानों का परिवर्तन चक्र। वह कहता है कि सबसे पहले राजतंत्र आता है, ठीक है। अब राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में राजा जो होता है उसका उत्तराधिकारी निरंकुश हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है। तो किसकी स्थापना होती है, बताइए किसकी स्थापना होती है? फिर होगी स्थापना निरंकुश तंत्र की, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजतंत्र में क्या हो गया, राजतंत्र में राजा अत्याचारी हो गया, किसमें बदल गया ये? निरंकुश तंत्र में। अब निरंकुश तंत्र में क्या होगा, निरंकुश तंत्र में जनता परेशान हो जाएगी इससे, और क्या नाम है, इसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे राजा के खिलाफ। तो कुछ जो पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, वो शासन संभाल लेंगे, जिससे किसकी स्थापना होगी? कुलीन तंत्र की। जनरली यहाँ पर क्रांति कौन करेगा, यहाँ पर वो करेंगे उच्च वर्ग के लोग जो राजा की आवश्यकता के करीबी हों, ठीक है। वो कुलीन तंत्र की स्थापना कर देंगे। अब कुलीन तंत्र कुछ दिनों बाद धनिक तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ पहले तो जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे और जनता की भलाई के नाम पर ही शासन सत्ता अपने हाथ में लेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भ्रष्ट हो जाएंगे और वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे। तब वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? धनिक तंत्र में, धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र में जनता परेशान हो जाएगी और जनता क्या कर देगी? विद्रोह कर देगी, और विद्रोह कर देगी तो क्या हो जाएगा? जनता विद्रोह करेगी तो पॉलिटी की स्थापना होगी। पॉलिटी मतलब बहुप्रजातंत्र, ठीक है, बहुप्रजातंत्र की स्थापना होगी। अब बहुप्रजातंत्र भी कुछ दिनों बाद गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, वहां पर अराजकता, वहां पर अव्यवस्था सी होगी। तो किसकी स्थापना हो जाएगी? वहां पर भीड़ तंत्र की स्थापना हो जाएगी। किसकी स्थापना हो जाएगी? भीड़ तंत्र की स्थापना हो जाएगी। और भीड़ तंत्र में क्या होगा? भीड़ तंत्र में अराजकता होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि भीड़ तंत्र में कोई एक राजा, सॉरी एक व्यक्ति जो करिश्माई नेतृत्व का होगा, जिसकी बातों से लोग प्रभावित हो जाएं, वो क्रांति कर देगा भीड़ तंत्र में और अपने सत्ता स्थापित कर देगा, और फिर से राजतंत्र आ जाएगा। और राजतंत्र उसके बेटे निरंकुश हो जाएंगे। निरंकुश होने के बाद निरंकुशता दिखाएंगे तो कुछ पढ़े लिखे लोग उसके करीबी क्रांति कर देंगे, उसे गद्दी से हटा देंगे और कुलीन तंत्र की स्थापना कर देंगे। कुछ दिनों बाद ये सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करने लगेंगे, तभी धनिक तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, और धनिक तंत्र से जनता परेशान हो जाएगी तो क्रांति करेगी और पॉलिटी की स्थापना कर देगी, बहुप्रजातंत्र की स्थापना कर देगी। और पॉलिटी में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता होती है और हर कोई अपने आप में शासक समझने लगता है अपने आप को। तो उससे किसकी स्थापना हो जाएगी? भीड़ तंत्र की। और भीड़ तंत्र में लोग अराजकता से बहुत परेशान हो जाएंगे और उस परेशानी का एक व्यक्ति लाभ उठाएगा, जिसकी
जिसके अंदर करिश्माई सत्ता होगी, जो व्यक्ति अपने नेतृत्व क्षमता से और अपने भाषणों से और अपनी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उससे लोगों को प्रभावित करके अब एक राजतंत्र की स्थापना कर देगा, भीड़तंत्र को समाप्त करके। और ये चक्र पुनः चलता रहेगा। इसलिए इसे क्या कहा है? संविधानों का परिवर्तन चक्र। ठीक है, तो ये अरस्तु का संविधानों का परिवर्तन चक्र है जो यूं ही चलता रहेगा। राजतंत्र से निरंकुश, निरंकुश से कुलीन, कुलीन से धनिक, धनिक से पॉलिटी और पॉलिटी से भीड़तंत्र। ये इस प्रकार से ये चक्र चलता ही रहेगा। इसे कहते हैं संविधानों का प्रजा परिवर्तन चक्र। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट और है, यहाँ पर इन्होंने अरस्तु ने हर इस व्यवस्था को क्या माना है? संविधान माना है, जबकि ये वास्तव में आज के टाइम में क्या है? ये शासन व्यवस्थाएं हैं। आज के टाइम में इन सबको शासन व्यवस्थाएं कहते हैं। राजतंत्रीय शासन व्यवस्था, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था, कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था, उन्होंने इसे संविधान का नाम दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें वह संविधान कहता है, एक्चुअली में वह शासन व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।